बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक आयरनी, सेटायर एंड ह्यूमर इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल बाय जोफ्री चॉसर। यानी ये आयरनी, सेटायर और ह्यूमर से इस वर्क की जो है हम एनालिसिस करते हैं कि इस वर्क की एनालिसिस हम कैसे करेंगे कि इसमें कि करेक्टर डेवलपमेंट में सेटायर कहाँ है या ह्यूमर कहाँ है या आयरनी कहाँ है, और इस पूरे वर्क की जो है यानी क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पर या सोशल सेटायर के तौर पर या आयरानिकल डिस्क्रिप्शन के तौर पर या ह्यूमरस वे से उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लोग के सामने रख रहे हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली आयरनी, सेटायर एज वेल एज ह्यूमर इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल बाय जोफ्री चॉसर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हमने कोशिश की है कि मुख्तसर से मुख्तसर गुफ्तगू में उसको वाइंड अप कर ले, तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है। अब शुरुआत की जानिब जाते हैं। इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल बाय जोफ्री चॉसर, आयरनी, सेटायर एंड ह्यूमर प्ले अ पिवटल रोल्स इन बोथ कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पर एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो तीनों लिटरेरी टूल्स है, तीनों लिटरेरी डिवाइसेस है, ये हम करेक्टर के डेवलपमेंट में यानी करेक्टराइजेशन में और उसके नैरेटिव स्ट्रक्चर में कि कैसे उसने नैरेटर ने उसकी बयानबाजी की है, उसमें इन तमाम चीज़ों को जो है ढूंढेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे सेटायर है और कौन सी जगह पे आयरनी है और कौन सी जगह पे ह्यूमर है। द प्रोलॉग सेट्स द स्टेज फॉर द लार्जर वर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रम। यानी प्रोलॉग जो है एक स्टेज ही प्रोवाइड कर लेता है जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है मुख्तलिफ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले पिलग्रम या जो ज़ियारत करने वाले हाजी थे, ईच विद द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, और हर बंदा जो है नुमाया खद्दुखाल, नुमाया पर्सनैलिटी वाला, और ऑन ए जर्नी टू द कैंटरबरी कैथेड्रल हियर इज़ अ डिटेल लुक एट हाउ दीज लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज। यानी ये डिटेल लुक हम देते हैं कि कैसे आयरनी, कैसे जो है दूसरे डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं। तो प्रोलॉग बेसिकली एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिस पे जो है यानी ये मुख्तलिफ सोसाइटी की रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्राम डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है हमें शो करती है। तो सबसे पहले आयरनी की जानिब जाते हैं नंबर 2 पे। आयरनी की डेफिनेशन अगर आप सबको पता है और इस पे हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हैं कि रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस इन एनी फेज इज कॉल्ड आयरनी। यानी चाहे वो किसी भी फेज में हो, किसी भी शख्स में हो, किसी भी चीज़ के अंदर हो, उसको हम आयरानिकल सिचुएशन कहते हैं कि उसकी ज़ाहिर में और बातिन में या हकीकत में और ज़ाहिरी शोशा में फ़र्क हो, उस चीज़ को या उसी सिचुएशन को हम आयरानिकल या आयरनी कहते हैं। Irony in prologue to the Canterbury Tale is often subtle, requiring the reader to read between the lines to understand the Chaucer intention. यानी चासर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल के लाइंस के दरमियान ही हम आयरनी ढूंढते हैं और उसमें चासर का इंटेंशन, उसका इरादा मालूम करते हैं। ही प्रेजेंट मेनी ऑफ द कैरेक्टर इन ए सीमिंगली पॉजिटिव लाइट only to reveal through context and subtle cues that they are far from what they appear to be। यानी उसने बास करेक्टर को ऐसे अंदाज में रिवील और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में उसको यानी शो करने की कोशिश की है कि उन्हें कहाँ पे होना चाहिए था और वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए यानी आयरनी को शो करने के लिए हम 3 करेक्टर का सहारा लेते हैं इसी ही प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल में। नंबर 1, द पार्डोनर का जो करेक्टर है सॉरी यानी उसमें उसके बारे में चासर बताता है, ही प्रीचेस अगेंस्ट ग्रीड बट एडमिट दैट इज ओन सिरमन आर ड्रिवन बाय हिज डिजायर फॉर मनी। यानी ये कहता है कि पार्डोनर जो क्लर्जी मैन है वो तो हमेशा लालच जो कि 7 डेडली सीन में आती है और उसके खिलाफ ही तबलीग या प्रीचेस करता है, लेकिन उसके अपने वाज़ व नसीहत वाले खुतबे जो थे और वो क्या थे, यानी वो ले जाए जाते हैं किस चीज़ के लिए, और यानी फ़रोख्त किए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी या डिज़ायर फॉर मनी, यानी ताकि वो रकम कमा सके। यानी ख़ुद वो लालच के ख़िलाफ़ तकरीरें दे रहा था और जो है उसके ख़ुद तकरीरें जो है फिर फ़रोख्त भी कर रहा था, यानी इसको सेल भी कर रहा था।
Chaucer depiction highlights the ironic contradiction between his teaching and his behavior. यहाँ पे उसकी टीचिंग और बिहेवियर में आप लोग को वाज़े कंट्रास्ट या कंट्रडिक्शन या तजाद नजर आता है कि वो खुद जो कुछ टीच कर रहा है उस पे वो खुद अमल नहीं कर रहा, तो दूसरा आदमी क्या अमल करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे उसने रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट या चर्च को टारगेट बनाया हुआ है और आयरनी के थ्रू उसको जो है टारगेट कर रहा है। इस तरह द प्रायरस यानी शी अपीयर्स टू बी डिवोट यानी डिवोटेड वेमेन वो लगती है एंड चैरिटेबल भागदामन येट आर फोकस ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस एंड कोर्टली मैनर, लेकिन उसके दरबारी अखलाक पे या ज़ाहिरी शोशा पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो देती है, अगरचे वो अपने आप को काफ़ी चैरिटेबल यानी पाकदामन और डिवोटेड समझती है। तो यहाँ पे वो किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, इसके जो यानी बाहर की शोशा है या कोर्टली मैनर है, सजेस्ट अ सुपरफिशियल रिलीजियसिटी यानी उसकी मसनूई पन की जो उसने यानी मजहब का लिबादा ओढ़ा है, इस चीज़ को वो कंट्रास्ट कर रहा है। हर ओवरली पोलाइट मैनर एंड ऑब्सेशन विद आर स्मॉल डॉग्स कंट्रास्ट विद आर सपोज रिलीजियस डेडिकेशन, और ये जो स्मॉल डॉग्स और पोलाइट मैनर की वो यानी आपस में आप इनको देखें कि एक रिलीजियस वेमेन के पास स्मॉल डॉग्स और इन चीज़ का क्या जो है तुक बनता है, तो इसी वजह से इस चीज़ को आयरानिकल अंदाज से उसको टारगेट कर। थर्ड जो कैरेक्टर है आयरनी के लिए द मॉन्क। मॉन्क में क्या है, वाइल मॉन्क्स आर एक्सपेक्टेड टू लाइव सिंपल एसेक्टिक लाइफ, यानी मंक्स को या यानी चर्च में या क्रिश्चियनिटी में ये है कि वो सिंपल और एसेक्टिक लाइफ यानी ऐसी लाइफ बसर करेंगे जो सीधी सादी हो, लेकिन इस मंक को जो वो डिपिक्ट करता है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, दिस मंक एंजॉय हंटिंग, लेकिन ये शिकार भी करता है, और द फाइनर थिंग इन लाइफ और द आयरनी लाइज इन द रिजेक्शन ऑफ मोनेस्टिक वैल्यूज ही इज सपोज टू बी एम्बॉडी, यानी उसने मोनेस्टिक वैल्यूज को यानी सिंपल लाइफ को रिजेक्ट किया है और फाइनर लाइफ के पीछे पड़ा हुआ है और वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं हंटिंग और इस तरह की फजूलियात में। तो ये उसकी जिंदगी में आयरानिकल डिस्क्रिप्शन है, आयरानिकल सिचुएशन है। सेकंड जो है सेटायर है। सेटायर जैसा कि आप लोग को पता है और ऑलरेडी लेक्चर भी अपलोडेड है, एक आर्टिस्टिक फॉर्म है या लिटरी वेपन या टूल या लिटरी टर्म है इन विच ह्यूमन आर इंडिविजुअल वॉइसेस, जिसमें इंसानों के या किसी भी फर्द वाहिद के वॉइसेस उसकी बुराइयां या फॉलीज हमाकतें आर अब्यूजेस आर शॉर्टकमिंग या कमजोरियां आर टारगेटेड समटाइम्स विद एन इंटेंट टू इंस्पायर सोशल रिफॉर्म, इसलिए कि सोशल रिफॉर्म जो है या समाजी इस्लाहात जो है नाफज किए जाए। तो सेटायर प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल में कैसे हम ढूंढेंगे, ये एक चीज़ आप लोग के सामने रखता हूँ। सेटायर इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल इज यूज टू क्रिटिक सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ चासर टाइम। चासर के वक्त के जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, मजहबी इदारे थे यानी चर्च वगैरह, और उसमें जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन थे उसको टारगेट किया जा रहा है ताकि उसमें रिफॉर्म आ सके, और किसके जरिए, ऑफन थ्रू एग्जेजरेटेड और ह्यूमरस पोर्ट्रायल ऑफ कैरेक्टर, यानी एग्जेजरेटेड कंडीशन में, हाइपरबोली की कंडीशन में, या बड़ा चढ़ा के उसको बयान किया जाता ताकि उनकी फॉलीज जो है लोग के सामने बड़ी लगे और उसको वो रिफॉर्म कर सके। उसमें भी मैंने 3 कैरेक्टर जो है लिए हैं। नंबर 1 जो है द फ्रायर है, ही सपोज टू लाइव अ लाइफ ऑफ पोवर्टी एंड सर्विस, यानी ये फ्रायर एक रिलीजियस कैरेक्टर होने के नाते वो सर्विसेज देगा, खिदमात देगा और गुर्बत की ज़िंदगी हमेशा तकरीबन बसर करता है। बट चासर सेटराइजेज हिम बाय डिपिक्टिंग हिम एज अ मैरी, यानी ये खुशी के पीछे भागने वाला है, यानी बजाय कि वो अपनी गुर्बत और उस चीज़ों को फॉलो कर लेता था, ये मैरी मेकिंग है, दूसरों को भी खुश करने, वेल ड्रेस मैन और अच्छे जो है मलबूसात रखने वाला आदमी, वो प्रेफर द कंपनी ऑफ द वेल्दी एंड ब्यूटीफुल, और वो कोशिश करता है कि वो सर्विसेज और पोवर्टी के बजाय यानी अमीर लोगों की कंपनी को प्रेफर करता है और ब्यूटीफुल लोगों की। हिज कंडक्ट सर्व एज ए क्रिटिक ऑफ द करप्शन इन द रिलीजियस आर्डर, उसका यही बिहेवियर, यही कंडक्ट हमें शो करता है कि वो अपने रिलीजियस आर्डर में या मजहबी यानी अहकामात में करप्शन कर रहा है या बदबुदवानी या जो है उसको बालाताक रखते हुए उसकी जो है यानी उसको जो है तकमील नहीं कर रहा। इसी वजह से ये फ्रायर जो है यहाँ पे सेटारिकल अंदाज में उस चीज़ को यानी जो चर्च को जो है टारगेट किया गया है। इस तरह दी समनर यानी एक एज एन ऑफिसर ऑफ द चर्च
ही शुड बी इन्फोर्सिंग रिलीजियस लॉ, यानी वो क्या है एक ऑफिसर के तौर पर अफसर को, लेकिन वो क्या करता है कि उसे रिलीजियस या मजहबी कवानीन को नाफिज करना चाहिए था, लेकिन चासर उसको कैसे पोर्ट्रे कहता है एज अ लिचरस, यानी ऐसा लोफर लिफंगा के तौर पर, करप्ट इंडिविजुअल हु अब्यूजेस हिज पोजीशन फॉर पर्सनल गेन, जिसने अपनी मकसद की खातिर अपनी जाती गेन की खातिर उस पोजीशन को भी अब्यूज किया। द सैटिरिकल पोर्ट्रायल एम्फेसाइज द हिपोक्रेसी इन द चर्च लॉ इन्फोर्समेंट, और इसी चीज से इस सैटायर से हमें ईवल ऑफ हाइपोक्रेसी या मुनाफकत नजर आती है किस चीज में, द चर्च लॉ इन्फोर्समेंट में, और जिसको वो सैटायरिकल अंदाज में यानी रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। थर्ड जो कैरेक्टर है द वाइफ ऑफ बाथ, यानी वो वाइफ ऑफ बाथ के जरिए क्या करना चाहता है, हर मल्टीपल मैरिजेस, काफी मैरिजेस, 5 टाइम मैरिजेस एंड आउटस्पोकन व्यू ऑन रिलेशनशिप, और ताल्लुकात में लॉ पे उसकी काफ़ी जो है यानी जो है दस्तरस हासिल है। रिफ्लेक्ट द चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड द वेमेन एंड मैरिज इन द चासर टाइम, यानी चासर के टाइम में औरतों की तरफ और मैरिज की तरफ जो लोगों का तरीक़ाकार था, रिव्यू था या लोगों की यानी बातें थी, उसको जवाब देने के लिए चासर ने सेटराइज किया है उस वक्त के रिवायती यानी व्यूज को जो मैरिज के मुतालिक थे या वेमेन के मुतालिक थे, किसके थ्रू, एक स्ट्रांग विल्ड वेमेन के तौर पर जिसने उन तमाम कन्वेंशन से जो है इनकार किया था, यानी किसके थ्रू, द वाइफ ऑफ बाथ के थ्रू। यानी ये वाइफ ऑफ बाथ का जो कैरेक्टर है ये फुल ऑफ सैटिरिकल वर्क है कि वो उसी कन्वेंशन को या उन्हीं चीज को जो है बालाए ताक रखते हुए वो अपनी विल की मांगती है, अपनी विल की सुनती है, न कि वो उनकी सुनती है। इस तरह 4th नंबर पे ह्यूमर है। ह्यूमर में जो शॉर्ट ह्यूमर है वो अमेरिकन है, और जो लॉन्ग यानी यू वाला ह्यूमर है वो जो है यानी ब्रिटिश है। यानी ह्यूमर इज अ लिटरेरी टूल दैट मेक्स ऑडियंस लाफ एंड अम्यूज इज कॉल्ड ह्यूमर। यानी ह्यूमर जो है जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि वो लाफिंग, और उस पे लेक्चर भी अपलोडेड है, और अम्यूजमेंट या एंजॉयमेंट के लिए होता है। तो ह्यूमर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल इज ऑफन यूज्ड टू लाइटन द टोन, ताकि उस टोन को थोड़ा लाइट करे यानी हल्का बनाए, एंड मेक द कैरेक्टर मोर रिलेटेबल, काफ़ी जो है काबिले यानी रिलेटेबल या मुतालका बनाए, वाइल स्टिल प्रोवाइडिंग क्रिटिकल कमेंट्री, ताकि वो तनकीदी कमेंट्री या तबसरा मुहैया करे। तो यहाँ पे भी ह्यूमर को भी यानी शो करने मैंने 3 कैरेक्टर लिए हैं। द मिलर को देखें, मिलर के कैरेक्टर में चासर डिस्क्राइब द मिलर एज ए बॉस्टरस बॉडी कैरेक्टर विद अ पेंचेंट फॉर टेलिंग क्रूड जोक्स, यानी वो अजीब व गरीब किस्म के जोक्स वगैरह सुनाता है, अजीब व गरीब किस्म का कैरेक्टर है। इज ह्यूमर सर्व्स टू इंटरटेन, लेकिन उसकी ह्यूमर जो है इंटरटेनमेंट के काम भी आती है, वाइल आल्सो इंडिकेटिंग इज लेस देन नोबल कैरेक्टर ट्रेड्स, लेकिन उसका यही ह्यूमर जो है हमें उसको यानी अजमत वाले शख्स की यानी खूबियों से भी यानी अजमत वाले शख्स के अंदर जो खूबियाँ होती है वो ये शो करती है कि उसके अंदर यही लेस पोजीशन में या कम तादाद में है, यही नोबेलिटी वाले ट्रेड। इसी तरह द रिवी एंड द मिलर का जो करेक्टर है यानी देयर एनमेसिटी यानी एनमोसिटी, यानी उनकी जो आपस में यानी नहीं लगती थी या उनकी आपस में जो क्लैश था, प्रोवाइड ह्यूमर थ्रू देयर रिविलरी, आपस में इख्तिलाफ की वजह से या हरीब बने रिविलरी की वजह से उनका ह्यूमर क्या बायस बनता था। विद द रिवी बीइंग डिस्क्राइब एज अ सिली इंडिविजुअल, जिसमें रिवी को सिली एक बेवकूफ़ इंडिविजुअल कहा जाता था, हु होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट दोज हु रॉन्ग हिम, जो हर उस शख्स के खिलाफ जो है यानी साजिश या ग्रजेस रखता था जो जिसने उसके साथ बुरा किया। द ह्यूमरस इंटरेक्शन बिटवीन दिस कैरेक्टर ऑफर अ लाइटर एस्पेक्ट टू द अदरवाइज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं जो किस चीज़ को जो मामूली ग्रजेस रखते हुए या मामूली बुरा करते हुए वो आपके खिलाफ ग्रजेस रखते हैं। इसी तरह द कुक की जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कुक अल्सरस यानी सोर humorously alludes to the questionable hygiene practices in the medieval kitchen, यानी मेडिवल किचन या वस्ती किचन में या उस मिडल एज के किचन में यानी वो क्या था, ये कुक को यानी उसको अल्सर था या अल्सर सोर था यानी मैदे का जख्म था, लेकिन ये किस चीज़ उस किचन की हाइजेनिक कंडीशन पे भी सवाल उठता है। मेकिंग द ऑडियंस कोकेल वाइल स्टपली यानी क्रिटिकिंग ए हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम,
یہ اس وقت کے ہیلتھ سٹینڈرڈ آف دی ٹائم کی ایک بندہ جو خود السر میں مبتلا ہے اور وہ کیسے کچن میں کام کر سکتا ہے اور کیسے یعنی ہائیجینک پریکٹسز میں مبتلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں کام کرتا ہے اور اس کو بھی وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ نیچے جو ہے کنکلوژن ہے، کنکلوژن میں اور آل آئرنی سیٹائر اینڈ ہیومر آر انٹر اوون، اس کتاب کے اندر یہ تینوں لٹریری ویپن جو ہے بالکل ایک دوسرے سے انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ان دا پرولاگ ٹو کریٹ a vibrant tapestry of character, each embodying distinct trait that serve to critique societal and religious norm، اور اسی وجہ سے اسی کے تھرو ہر کریکٹر کے اندر ڈسٹنکٹ ٹریٹ بھی ہے، اور یہ اس لیے تاکہ سوسائٹل اور ریلیجیس نارم کو ٹارگٹ کیا جا سکے، یعنی سوسائٹی کے اقدار کو یا مذہبی اقدار کو ٹارگٹ کیا جائے۔ تھرو دس بلینڈ آف لٹری ڈیوائسز چاسر آفر این انٹرٹیننگ، لیکن چاسر پھر بھی ہمیں انٹرٹین کرتا ہے، یٹ انسیسو ایکسپلوریشن آف دی کمپلیکسٹی آف دی ہیومن نیچر، لیکن اس کے ذریعے انسانی فطرت کی یا ہیومن نیچر کی پیچیدگیوں کا جائزہ بھی لیتا ہے، اینڈ دی فلاز ان دی انسٹیٹیوشن اسٹرکچر، اور ان تمام برائیوں کا یا فلاز کا یا کمیوں کا جو کسی بھی ادارے کے اسٹرکچر میں پائے جاتے ہیں ان کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ نیچے جو ہے پروفیسر سعید اشفاق احمد شاہ ہیبرائڈ انگلش لرننگ ہے پر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور